हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिक्षा जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। योर वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट हायर जुडिशियल सर्विस के साथ साथ मध्य प्रदेश सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में भी इस एक्ट को सम्मिलित किया गया है। तो इस एक्ट को हम कई जगह पर पढ़ेंगे। एमपी एडीजी में भी ये है और कई राज्यों की हायर जुडिशियल सर्विस के अंतर्गत भी इस एक्ट को रखा गया है। तो फ्रेंड्स, एनडीपीएस एक्ट एक इसकी जो डेफिनेशन क्लॉज है और इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ा सा अन्य एक्टों से हट करके है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि इस एक्ट की लैंग्वेज को आपके लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाए। तो फ्रेंड्स, एनडीपीएस एक्ट 6 अध्यायों में विभक्त किया गया है। अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6। फ्रेंड्स, इसमें 2 अध्याय और जोड़े गए हैं। अध्याय चैप्टर 2A और चैप्टर 5A। फ्रेंड्स, किसी भी अधिनियम को पढ़ने से पहले उसके फॉर्मेट को ओवरऑल हमें अपने माइंड में ठीक से सेट करना चाहिए, जिससे कि जो कंटेंट्स है वो इधर उधर ना हो, हौच पौच ना हो और एक एक्ट के कंटेंट्स दूसरे एक्ट से जाकर के मिले नहीं। फ्रेंड्स, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो यही परेशानी मोस्टली सभी स्टूडेंट के साथ में होती है। तो फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कि पहले हम हर एक एक्ट को ओवरऑल इसका व्यू जाने, उसकी ड्राफ्टिंग जाने, उसके सारे चैप्टर जाने, उसके अंदर कितनी धाराएं हैं ये सब जाने, उसके बाद उसके अंदर के मटेरियल्स का हम अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें अध्याय 1 में चैप्टर 1 में जो है सेक्शन है 1 to 3। इसमें है ये स्टार्ट होता है 4 to 7, ये स्टार्ट होता है 8 to 14, ये स्टार्ट होता है 15 to 40 और ये स्टार्ट होता है 41 to 68, देन 69 to 83। इस प्रकार से आपने देखा कि 6 अध्याय 83 धाराएं। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 अध्याय और जोड़े जाएंगे। सबसे पहले इसमें अमेंडमेंट होता है 1989 को, एक अमेंडमेंट हुआ 1989। इसके माध्यम से इसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया, अध्याय 2 का, यानी कि चैप्टर 2A। इसके प्रोविजन सेक्शन 7A to 7B तक है। इसके बाद इसमें जोड़ा गया 2014 को एक नया अध्याय जोड़ा जाता है, जिसे हम अध्याय 5 के नाम से जानेंगे। इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें है जो नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं उनके इमोरल ट्रैफिक, उनके जो ट्रैफिक से, उनकी तस्करी से, उनके व्यापार, अवैध व्यापार से जो संपत्ति, जो धन अर्जित किया गया है, उस संपत्ति और उस धन का यहाँ पर फॉरफीचर यानी कि समापन किया जाएगा। तो उसकी हेडिंग कहती है अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का समापन। ठीक इसी प्रकार इसमें जो जोड़ा गया है स्वापक औषधि के नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय निधि, ठीक। यहां स्वापक औषधियों के नियंत्रण के लिए एक कोष की, एक फंड की व्यवस्था की गई है। इस फंड से इस अधिनियम के अंतर्गत नार्कोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को कंट्रोल किया जाएगा और उसके कंट्रोल करने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे, जो खर्चे होंगे, उस खर्चों को हम इस निधि से पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स,
कभी कभी पेपर में अध्याय पूछ लिए जाते हैं, अध्याय के नाम पूछ लिए जाते हैं, उनके सेक्शन या फिर उनके अमेंडमेंट के ईयर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ये अमेंडमेंट 2014 में हुआ इस एक्ट में, और 5A इसमें जुड़ा गया, चैप्टर 5A इसमें 1989 में हुआ और 2A जुड़ा गया। ठीक, इसकी जो सेक्शन स्टार्ट होती है 68A से लेकर के, इसी में 68 इसकी लास्ट सेक्शन है, इसके बाद इसमें से जुड़ा गया, तो फिर 68A से लेकर के 68Z तक इसमें टोटल ये 26 सेक्शन देखने को मिलती है। ठीक, ए से लेकर के जेड कितने अल्फाबेट है 26, तो इसमें भी ए से लेकर जेड तक के प्रोविजंस है। इसमें 26 अमेंडेड सेक्शंस 68A के अंतर्गत 68 सेक्शंस के अंतर्गत जुड़ी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका ओवरऑल व्यू, जिसको हम पढ़ने के बाद अब आते हैं अपने डेफिनेशन क्लॉज और इस एक्ट की उद्देशिका पर। फ्रेंड्स, हर एक एक्ट की अपनी उद्देशिका होती है, उसका उद्देश्य होता है। जरूरी नहीं है कि हर एक एक्ट की उद्देशिका इंपॉर्टेंट हो, लेकिन कुछ एक्ट ऐसे हैं जिनकी उद्देशिकाएं उनके उद्देश्य को बताती हैं कि ये किस उद्देश्य से इस एक्ट को पारित किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं उद्देशिका, जैसे कि इसकी उद्देशिका बताती है। इसकी उद्देशिका में हमें 4 चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी जो उद्देशिका में आपको 4 चीजें देखने को मिलेंगी। पहला, इस अधिनियम के संशोधन और समेकन के लिए। ठीक है, कभी कभी उद्देशिका से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत हल्के में ना लें और अन्य लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि YouTube पर काफी सारे चैनल्स हैं जो आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं और शॉर्ट रास्ते बताते हैं चलने के लिए, लेकिन मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि ये सब गलत है। हमें हार्ड वर्क और लॉजिक से पढ़ाई करनी है, तभी हम सफलता के नजदीक पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें रटना भी है, इसमें हमें समझना भी है। हर एक एक्ट में हमको कुछ बातें रटनी पड़ती हैं और कुछ बातें समझनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, रटना भी आवश्यक है, समझना भी आवश्यक है, दोनों ही चीजें आवश्यक है। इसमें हम देखते हैं कि ये एक्ट नंबर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही से बनता है कि एक्ट नंबर कौन सा है। एक्ट नंबर है 61। ठीक, 1985 का 61 एक्ट नंबर है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि एनडीपीएस एक्ट नंबर कौन सा है, 1985 के सन का कौन सा एक्ट नंबर है। तो ठीक है, इसके बाद में इसकी 2 इंपॉर्टेंट बातें और। एक, इसको राष्ट्रपति जी की अनुमति कब मिलती है। राष्ट्रपति महोदय ने से अनुमति दी 16 सितंबर 1985 को। ठीक, और ये प्रवर्त कब हुआ 14/11/1985 को। 14/11/1985 को ये क्या हुआ, लागू हुआ। ये 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, और आपको ये हर एक एक्ट में ये 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के याद रखने हैं। एक्ट नंबर, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति, और वह एक्ट कब लागू हुआ। ठीक है, तो ये एक्ट 16 सितंबर 1985 को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त होती है, और 14/11/1985 से यह एक्ट लागू हो जाता है। अब आते हैं उद्देशिका पर। उद्देशिका में 4 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहला, इस अधिनियम का संशोधन और समेकन। समेकन का मतलब होता है कि किसी विषय पर कोई विधि खंड खंड में विभाजित है तो उसे एक ही जगह पर समेकित कर देना, उसका कंसोलिडेट कर देना। ठीक, सेकंड, स्वापक औषधियों के और मन प्रभावी पदार्थ, स्वापक औषधियों और मन प्रभावी पदार्थों के नियंत्रण के लिए अधिनियम। नियंत्रण और विनियमन, मैं हर एक शब्द नहीं लिखूंगा, आपको ये सारे शब्द डायरेक्ट में मिल जाएंगे। नियंत्रण और विनियमन, दूसरा क्लॉज। तीसरा, अवैध व्यापार से, अभी बताया था ना, इसमें जो चैप्टर जुड़ा था 5A, अवैध व्यापार 68A से लेकर के 68Z तक,
ये प्रोविजंस, अवैध व्यापार से प्राप्त संपत्ति का समापहरण, कितना याद करना है आपको? 4 पॉइंट। और चौथा है अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स को क्रियान्वित करने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया, इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया। अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल को क्रियान्वयन करने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया। 4 चीजें आपको देखने को मिलती हैं और ऐसे ही ओटी आपको पेपर में देखने को मिल सकती है। बताइए एनडीपीएस एक्ट का प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसे क्यों अधिनियमित किया गया? तो ये 4 कारण है, इन 4 कारणों से हमने इसे अधिनियमित किया। ठीक, अब आते हैं इसके सेक्शन फर्स्ट पर। सेक्शन फर्स्ट क्या बताती है? जैसा कि हर एक चैप्टर की प्रारंभ में सेक्शन फर्स्ट है और प्रारंभिक चैप्टर जो है प्रिलिमिनरी, ये फर्स्ट में होता है, लेकिन हमारे संविधान में ये लास्ट में है। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट, इस अधिनियम का विस्तार। और ये अधिनियम कब लागू हुआ? ये अधिनियम 14/11/1985 को लागू होता है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। और ये किस किस पर लागू होता है? ये भारत के बाहर भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। यदि मान लिया जाए भारत का कोई भी नागरिक इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कोई अपराध कारित करता है तो उसे इस अधिनियम के अधीन दंडित किया जा सकता है, लेकिन वह भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत के बाहर किसी अन्य टेरिटरी में वो कोई ऑफेंस करता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये अधिनियम उस पर लागू होगा। ठीक, अब आते हैं कि भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर किसी भी व्यक्ति को ये लागू होगा। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भारत में नागरिकों को लागू होता है, क्या भारत के अंदर व्यक्तियों को लागू नहीं होता, विदेशियों को, जो कि व्यक्ति हैं, व्यक्ति कैपेसिटी में रहते हैं? देखिए, जब भारत में रजिस्ट्रीकृत विमान या पोत पर किसी व्यक्ति को ये लागू होता है तो फिर भारत की भूमि पर तो ये ऑटोमेटिकली लागू होना है। ठीक, ये भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर किसी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई अपराध कारित किया जाता है जो इस अधिनियम के दायरे में आता है तो उसे अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, उसका अभियोजन चलाया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज है। इसमें कुल कितनी डेफिनेशन है? सेक्शन 2 में डेफिनेशन है 29 मूल रूप से, और 9 डेफिनेशन अमेंड करके इसमें जुड़ी गई है, अमेंडेड। ठीक, कितनी हो गई? 38। टोटल 38 डेफिनेशन आपको एनडीपीएस एक्ट में देखने को मिल जाएंगी। तो आइए सीक्वेंस से क्रम बाय क्रम इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 के इस परिभाषा खंड में सबसे पहले आपको जो डेफिनेशंस मिलेगी, इसकी डेफिनेशंस को आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि इसके जो कंटेंट्स हैं वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं यदि आपने इसे ध्यान से नहीं पढ़ा तो। ठीक, तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हमें देखने को क्या मिलता है? एडेड पर्सन। जो पहली डेफिनेशंस, परिभाषा खंड। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको यहां बोर्ड पर ही आपको याद कराऊंगा और आपके माइंड में से सेट करके छोड़ूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज, इसमें 38 डेफिनेशंस जुड़ी हुई हैं। ठीक, तो पहले नंबर पे जो डेफिनेशंस आएगी वो है व्यसनी व्यक्ति की। व्यसनी यानी कि एडिक्ट पर्सन। ठीक, एडिक्ट पर्सन कौन होता है? एडिक्ट पर्सन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि नार्कोटिक्स, ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस पर किसी प्रकार से निर्भर है, स्वापक औषधि या मन प्रवाही पदार्थों पर किसी प्रकार से निर्भर करता है। ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति आता है जो उसका सेवन करता है, उस पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, डेफिनेशंस को समझने से पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि इसमें जो हम एक्ट को पढ़ते हैं, 3 चीजों के लिए इस एक्ट को पढ़ा जाता है।
एक होता है स्वापक औषधि, ठीक, इस चीज को आप याद रखिएगा। दूसरा होता है मन प्रभावी पदार्थ, मन प्रभावी पदार्थ। तीसरा होता है आपका नियंत्रित पदार्थ, ठीक है। स्वापक औषधि आगे बताएंगे, इसकी डेफिनेशन इसके सेक्शन 2 के खंड 14 में दी गई है, और इसकी डेफिनेशन खंड 23 में, क्लॉज 23 में दी गई है, ठीक है। और ये नियंत्रित पदार्थ जो है 7D में इसको जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, नियंत्रित पदार्थ जो पदार्थ होते हैं, स्वापक औषधि, कैनबिस हैम्प, कोका के जो पौधे हैं उससे जो प्राप्त होते हैं वो इसमें आते हैं, स्वापक औषधि के अंतर्गत आते हैं। और अफीम पोस्ट की जो कैटेगरी है वो सब इसमें आती है। लेकिन मन प्रवाही पदार्थ क्या होता है? मन प्रवाही पदार्थ को धारा 3 में स्पेशली डिफाइन किया गया है। मन प्रवाही पदार्थों को सूची में, इसके पीछे एक सूची जुड़ी हुई है, अनुसूची इस अधिनियम के, तो उसमें जोड़ने या उससे निकालने की जो पावर है वह केंद्र सरकार की पावर है। केंद्र सरकार ऐसे तथ्यों के आधार पर या ऐसे एविडेंस के आधार पर यदि वो उचित समझती है कि कितनी प्राकृतिक पदार्थों को मन प्रभावी पदार्थों की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए या उसे हटा देना चाहिए, तो केंद्र सरकार की ये एब्सोल्यूट पावर है। तो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से ये डिक्लेरेशन कर सकती है कि कोई भी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस सूची में जोड़ा जाए या सूची से निकाला जाए। ये मन प्रवाही पदार्थ स्वापक औषधियों की तरह ही होते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स की तरह ही साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये हमारे मन को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डेफिनेशन में, ये हमारे मन को प्रभावित करते हैं, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, हमारे सोचने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया मन प्रभावी पदार्थ। इनको लिस्ट में जोड़ा गया है और 110 के समथिंग ये लिस्ट में ऐसे पदार्थ आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वापक औषधि इन पर निर्भर करता है, उसको हम बोलते हैं एडिक्ट पर्सन, ठीक। सेकंड नंबर पे आते हैं बोर्ड। अब बोर्ड किसे कहते हैं? देखिए, सेकंड डेफिनेशन बोर्ड की है। बोर्ड के अंतर्गत केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत गठित सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क बोर्ड अभिप्रेत है, ठीक। इसमें केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अधीन गठित सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क बोर्ड अभिप्रेत है। यदि आपके लिए लगाने के लिए आ जाए तो आप देखना केंद्रीय राजस्व बोर्ड होना चाहिए। 1963 के अधिनियम के अंतर्गत सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क इसमें अभिप्रेत है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने डेफिनेशंस पर। कैनबिस हैम्प और कैनबिस का पौधा। फ्रेंड्स, क्लॉज 3 जिस परिभाषा सेक्शन 2 का खंड 3 बताता है, खंड 3 में ये कैनबिस हैम्प, 4 में कैनबिस का पौधा। फ्रेंड्स, कैनबिस हैम्प के अंतर्गत ये डेफिनेशन क्लॉज 3 और 4, कैनबिस के अंतर्गत चरस और गांजा और ऐसा ही कोई लिक्विड आता है। चरस क्या होता है? चरस जब गांजे का पेड़, जैसे कोका का पौधा होता है, अफीम का पौधा होता है, और अफीम के पौधे में कट लगा करके हम जो लिक्विड निकालते हैं उससे हमें अफीम प्राप्त होती है, वैसे ही कैनबिस का पौधा होता है। कैनबिस के पौधे में जब हम कट लगाते हैं तो उससे हम जो लिक्विड प्राप्त करते हैं वो हमें चरस की फॉर्म में प्राप्त होता है, ठीक। चरस, कैनबिस हैम्प के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं, एक आता है चरस, दूसरा आता है गांजा। गांजा क्या होता है? गांजा फूलने फलने वाले कैनबिस के पौधे के फूलने और फलने वाले सिरे गांजा कहलाते हैं, ठीक है। इसके फूल और फल, पत्तियां इसके अंतर्गत नहीं आती हैं, इसके फूल और फल गांजा के अंतर्गत आते हैं। और इस कैनबिस के पौधे का कोई लिक्विड हम प्राप्त करते हैं और लिक्विड से कोई चीज बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं चरस,
और फूलने फलने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं गांजा। इससे आपको ध्यान रखना है, ठीक। कैनबिस का पौधा, कैनबिस का पौधा क्या होता है? कैनबिस का जो पौधा होता है, कैनबिस का पौधा जो है कैनबिस के वंश का जो पौधा होता है वो कैनबिस के वंश का पौधा होता है। तो फ्रेंड्स, एक मिनट, ठीक है। जैसे कि हम इसमें देखेंगे कि कोका का पौधा, तो कोका का पौधा जो होता है एरिथ्रोजाइलम वंश का होता है। अफीम का जो पौधा होता है वो सोमनिफेरम पेपेवर एल जातियों का पौधा होता है, प्लांट्स होता है। लेकिन ये जो कैनबिस का पौधा होता है वो कैनबिस की कैटेगरी का ही पौधा इसको माना जाता है, ठीक है। 5वें नंबर की डेफिनेशन, कोका। कोका की डेफिनेशन आती है इसमें, कोका के व्युत्पाद। फ्रेंड्स, इसमें 5वें नंबर पे कोका के व्युत्पाद लिखेंगे, टाइम लगेगा आपको, ऐसे ही बता देते हैं। आप डायरेक्ट उठा लीजिए, डायरेक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, डायरेक्ट आप देखते चलिए, मैं आपको बताता हूं। कोका के व्युत्पाद के अंतर्गत ऐसी कोई चीज आती है जो हमने कोका के पौधे से प्राप्त की है या उसको विनिर्माण करके हमने उसको प्रोसेस में ला करके प्राप्त किया है कोका के पौधे से। जैसे कि कोकिंग, कोकिंग जो होती है कोका की पत्तियों से निकाली जाती है, ठीक है। वे सभी निर्मितियां जिनमें 0.1% से अधिक मात्रा में कोकिन मौजूद रहती है, उपस्थित रहती है, उसे हम कोका डेरिवेटिव बोल सकते हैं। सारी निर्मितियां कितना कोका के संबंध में 0.1% से अधिक, वे सभी निर्मितियां क्या कहलाती हैं? कोका डेरिवेटिव। यदि इनमें 0.1% से अधिक कोकेन मौजूद है तो ये कोका डेरिवेटिव के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आता है कोका की पत्ती। कोका की पत्ती किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन दी गई है 6 में। कोका की पत्ती जो होती है, ऐसी पत्ती, कोका के पौधे से प्राप्त की गई ऐसी पत्ती जिसमें एक्गोगिन मौजूद हो, ऐसी कोई पत्ती इसके अंतर्गत नहीं आएगी जिसके सभी एक्गोनिन किसी प्रसंस्करण के माध्यम से या किसी क्रिया के माध्यम से हमने उसके पूरे उसके सारे के सारे एक्गोनिन को निकाल दिया है। अब जिस पत्ती का एक्गोनिन निकल गया है तो फिर उस पत्ती में क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो ऐसी पत्ती कोका की पत्ती के अंतर्गत नहीं गिनी जाएगी, वो तो एक मात्र भूसा बन के रह गई, ठीक। जैसे गेहूं की बाली से जब गेहूं निकल जाता है तो उसमें कुछ नहीं बचता, ऐसे ही जब कोका की पत्ती से सारे एक्गोनिन निकाल दिए जाते हैं तो ऐसी पत्ती कोका की पत्ती के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है, ठीक है। कोका की पत्ती का मतलब है कोका के पौधे से प्राप्त की गई कोका की पत्ती जिसमें अभी एक्गोनिन मौजूद है, एक्गोनिन निकला नहीं है, ठीक, उसके एल्कलाइड निकले नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं कोका का पौधा। कोका का पौधा जो होता है एरिथ्रोजाइलम वंश का एक पौधा होता है, ठीक है। कोका के पौधे के संबंध में हमने बताया एरिथ्रोजाइलम वंश का पौधा होता है या फिर एरिथ्रोजाइलम वंश के पौधे की कैटेगरी के अन्य पौधे उसी वंश के, उसी प्रजाति के, वो भी हम कोका के प्लांट्स के अंतर्गत उसे हम ले सकते हैं। जैसे हमने देखा कैनबिस का पौधा, तो कैनबिस का पौधा कैनबिस की प्रजाति का ही रहता है या फिर उस प्रजाति के अन्य पौधे भी उसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं।